नमस्कार मित्रों, कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान का 11वां पाठ मानव शरीर और अंग संस्थान, इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अंग और अंग संस्थान किससे बने होते हैं, मानव शरीर में कौन कौन से अंग संस्थान हैं। पिछली कक्षा में तुमने सजीवों की कुछ विशेषताएं, लक्षणों का अध्ययन किया है। सजीवों के लक्षणों को प्रमुख रूप से करने वाली सभी जीवन आवश्यक प्रक्रियाओं को जीवन प्रक्रिया कहते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे शरीर में कौन से कार्य चल रहे होते हैं, हमारे शरीर में कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। हमारे शरीर में जीवन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के लिए कई इंद्रियां सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। इन जीवन प्रक्रियाओं के भिन्न भिन्न सोपान होते हैं। विशिष्ट सोपानों पर विशिष्ट अंगकों द्वारा सुचारू रूप से कार्य होते रहता है। निश्चित कार्य सामूहिक रूप से करने वाले अंग समूह को अंग संस्थान कहते हैं। हमारे शरीर में पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त परिवहन संस्थान, तंत्रिका संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, प्रजनन संस्थान, अस्थि संस्थान, पेशी संस्थान, ऐसे कई अंग संस्थान कार्यरत हैं। थोड़ा याद करो, प्राणियों के शरीर में श्वासोच्छ्वास का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऊर्जा निर्मित कोशिका में होती है, जिसके लिए कोशिका को घुलनशील अन्न घटक एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ती है। यह कार्य श्वसन संस्थान तथा रक्त परिवहन संस्थान द्वारा किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया आगे दिए गए चरणों में होती है। बहिःश्वसन या बाह्य श्वसन, निःश्वास नाक के द्वारा अंदर हवा अंदर ली जाती है, जहां से वह श्वसन नलिका द्वारा फेफड़ों में जाती है। उच्छ्वास, श्वास छोड़ना, फेफड़ों में ली हुई हवा की ऑक्सीजन रक्त में जाती है। रक्त शरीर का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचाता है और वो हवा उच्छ्वास द्वारा फेंकी जाती है। फेफड़ों के माध्यम से होने वाली इन दोनों क्रियाओं को एकत्रित रूप से बहिःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन, शरीर की सभी कोशिकाओं और रक्त में होने वाले गैसों के आदान प्रदान को अंतःश्वसन कहते हैं। रक्त से ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाता है तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आता है। कोशिका श्वसन, ऑक्सीजन के कारण कोशिका में ग्लूकोज जैसे घुलनशील घटक का मंद ज्वलन होकर ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, यह निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। निम्न समीकरण की सहायता से कोशिकीय श्वसन को सारांश रूप में स्पष्ट किया जाता है। C6H12O6 प्लस 6CO2 इज इक्वल 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा 38 ATP। थोड़ा सोचो, अमीबा, केंचुआ, तिलचट्टा, वनस्पति, विविध जलचर प्राणी, पक्षी किस प्रकार की सहायता से, किसकी सहायता से श्वसन करते हैं, इसकी सारणी बनाओ। विचार करो, ईंधन के ज्वलन से ऊष्मा के साथ साथ ध्वनि और प्रकाश निर्मित होता है। इसी प्रकार कोशिकाओं में अन्य घटकों का ज्वलन होते समय ध्वनि और प्रकाश की निर्मित होती होगी क्या? बताओ तो श्वसन संस्थान में कौन कौन से अंगकों का समावेश होता है? खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? श्वसन संस्थान, रचना और कार्य। नाक, श्वसन प्रक्रिया की और श्वसन संस्थान की शुरुआत नाक से होती है। नाक में स्थित बालों के और चिपचिपे पदार्थ की सहायता से हवा छनकर अंदर ली जाती है। ग्रसनी, ग्रसनी से आहार नाल तथा श्वसन नलिका की शुरुआत होती है। श्वसन नलिका आहार नाल के आगे होती है। श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में एक ढक्कन होता है। आहार नाल में भोजन की कण जाते समय इस ढक्कन के कारण श्वसन नलिका ढक दी जाती है, जिससे श्वसन नलिका के भोजन के कण प्रवेश नहीं करते। अन्य समय में श्वसन नलिका खुली होती है, जिससे हवा ग्रसनी से होकर श्वसन नलिका में जाती है। श्वसन नलिका, श्वसन नलिका का शुरुआती हिस्सा स्वर यंत्र के कारण फूला होता है। वक्ष में श्वसन नलिका की दो शाखाओं में विभाजित होती हैं। एक शाखाएं दाएं फेफड़े की ओर और दूसरी बाएं फेफड़े की ओर जाती हैं। फेफड़े, वक्ष की गुहा में हृदय के दाएं और बाएं भाग में एक एक फेफड़ा होता है। वक्ष की गुहा का बहुत सा हिस्सा फेफड़ों से घिरा होने के कारण हृदय का पृष्ठभाग उसके द्वारा ढक जाता है। प्रत्येक फेफड़े पर द्विस्तरीय आवरण होता है, जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं। फेफड़े स्पंज की भांति प्रत्यास्थ होते हैं। फेफड़े छोटे छोटे कुप्पियों से बने होते हैं, जिन्हें वायु कोश कहते हैं।
वायुकोश के चारों ओर केश वाहिनियों का घना जाल होता है। वायुकोश का आवरण काफी झिरझिरा होता है। उसी प्रकार केश वाहिनियों का आवरण भी बहुत पतला होता है। इस पतले आवरण से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। फेफड़ों में स्थित असंख्य वायुकोशों के कारण गैसों के आदान प्रदान हेतु बहुत विस्तृत पृष्ठभाग उपलब्ध होता है। फेफड़ों में होने वाला गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों के वायुकोशों के चारों ओर रक्त प्रवाहित होते समय गैसों का निरंतर आदान प्रदान होते रहता है। रक्त की लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन यह लोह युक्त प्रोटीन होता है। वायुकोशों में आने वाली हवा की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित की जाती है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प रक्त से वायुकोश में जाती हैं और वहां की हवा में घुल जाती हैं। ऑक्सीजन रक्त द्वारा लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प रक्त से बाहर निकाले जाते हैं और उच्छ्वास द्वारा बाहर छोड़ दिए जाते हैं। श्वास पटल, मध्य पटल। पसलियों से बने छाती के पिंजरे के निचले भाग में पेशियों से बना एक पर्दा होता है, उसे श्वास पटल कहते हैं। श्वास पटल यह उदर गुहा और वक्ष गुहा के मध्य स्थित होता है। पसलियों का थोड़ा ऊपर उठना और श्वास पटल का नीचे जाना, ये दोनों क्रियाएं एक साथ होने से फेफड़ों पर का दाब कम हो जाता है, जिससे बाहर की हवा नाक द्वारा फेफड़ों में जाती है। पसलियां अपने मूल स्थान पर आने से और श्वसन पटल फिर से ऊपर उठाए जाने से फेफड़ों पर दाब पड़ता है। उनमें स्थित हवा नाक से होकर बाहर ढकेली जाती है। श्वास पटल का निरंतर ऊपर और नीचे होने की हलचल श्वासोच्छ्वास की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। निरीक्षण, यहाँ पे चित्र दिया गया है श्वसन संस्थान का। नासा छिद्र, श्वसन नलिका, फेफड़े, ग्रसनी, श्वसन यंत्र, श्वसन नलिका, श्वसिका, वायुकोश, श्वास पटल, डायफ्राम। वायुकोश हवा का प्रवाह अंदर और बाहर। निरीक्षण करो तथा चर्चा करो। श्वसन क्रिया होते समय छाती के पिंजरे के नीचे भाग में होने वाली हलचल का निरीक्षण करो और चर्चा करो। रक्त परिसंचरण का अर्थात क्या? रक्त परिसंचरण संस्थान के कौन कौन से अंगों का समावेश होता है? रक्त परिसंचरण संस्थान, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, शरीर के विभिन्न अंगों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील, अन्नघटक, वज्र पदार्थ जैसे विभिन्न पदार्थों का वहन रक्त परिसंचरण संस्थान करता है। मनुष्य और उच्च वर्ग के प्राणियों में रक्त परिसंचरण के लिए स्वतंत्र संस्थान होता है। रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, रक्त वाहिनियां और केश वाहिनियों का समावेश होता है। हृदय संरचना और कार्य। छाती के पिंजरे के लगभग मध्य भाग में हृदय होता है। वह पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच और उसकी बाईं ओर थोड़ा झुका होता है। हमारे हृदय का आकार हमारी मुट्ठी के बराबर होता है और वजन लगभग 360 ग्राम होता है। हमारे हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय हृदय आवरण होता है। हृदय आवरण के इन दो स्तरों में एक द्रव रूप पदार्थ होता है, जिससे घर्षण से तथा धक्कों से हृदय का संरक्षण होता है। मानवीय हृदय यह एक स्नायुमय मांसल अवयव है। हृदय यह हृदय पेशी से बना होता है। हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती हैं। उनका संकुचन एवं शिथिलन एक निश्चित ताल में होता है। इसी को हृदय का स्पंदन कहते हैं। हृदय के आंतरिक ऊर्ध्वा पर्दे के कारण दायां और बायां ऐसे दो भाग हो जाते हैं। इन दोनों भागों के पुनः दो दो कक्ष होते हैं। इस प्रकार हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्षों को अलिंद तथा निचले कक्षों को निलय कहते हैं। यहाँ हृदय की रचना और रक्त परिसंचरण का दिखाया गया है चित्र है। उसके विभिन्न भागों को यहाँ दर्शाया गया है। रक्तवाहिनियां, संरचना एवं कार्य। हृदय का निरंतर स्पंदन चलता रहता है, जिससे रक्तवाहिनियों में भी निरंतर रक्त प्रवाहित होते रहता है। रक्तवाहिनियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। धमनी, शिरा। धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त दे जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनियां कहते हैं। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियों से ऑक्सीकृत रक्त, शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है। धमनियां शरीर में गहराई तक स्थित होती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है। इनकी गुहाओं में कपाट नहीं हो पाई जाती। शिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर लाने वाली रक्तवाहिनियों को शिराएं कहती हैं। फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर अन्य सभी शिराओं से ये अनऑक्सीकृत कार्बन डाइऑक्साइड युक्त प्रवाहित किया जाता है। सामान्यतः शिराएं त्वचा की सतह के पास स्थित होती हैं। इनकी भित्ति पतली होती है। उसी प्रकार इनकी गुहाओं में पाई जाती हैं। ऐसा हुआ था
ईस्वी सन 1228 में विलियम हार्वे इस ब्रिटिश डॉक्टर ने शरीर में रक्त परिसंचरण क्रिया किस प्रकार होती है उसका वर्णन किया। हमारा हृदय अर्थात एक पेशी युक्त पंप है। इस पंप द्वारा हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण होता है, ऐसा सिद्धांत रखा। रक्त वाहिनियों में स्थित कपाटों का कार्य किस प्रकार चलता है इसकी खोज हार्वे इन्होंने की। यहाँ धमनी तथा सिरा की रचना यहाँ दी गई है और केश वाहिनियाँ किस तरह से होती इनकी रचना दी गई है। सिराओं की कपाट किस लिए होती हैं, कपाट नहीं होते तो क्या होता। केश वाहिनियां शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियां अधिक महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। उनका व्यास छोटा छोटा होकर वे बालों जैसी पतली दिखाई देती हैं, उन्हें केशिका कहती हैं। केशिका काफी महीन और पतली भित्ति वाली नलिकाएं हैं। केशिकाओं की भित्ति पतली होने के कारण केशिका और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से होता है। इस आदान प्रदान में रक्त की ऑक्सीजन, अन्य घटक, संप्रेरक और जीवन सत्व कोशिकाओं में घुल जाते हैं। उसी समय कोशिका के वर्ज्य पदार्थ रक्त में आते हैं। केशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर अधिक व्यास वाली वाहिनियां बनाती हैं, जिन्हें हम सिरा कहती हैं। प्रत्येक अंगों में केश वाहिनियों का जाल सा फैला होता है। क्या तुम जानते हो, सामान्यतः निरोगी मनुष्य के हृदय के प्रति मिनट 72 स्पंदन होते हैं। व्यायाम करने या काम करने से उसी प्रकार मन में निर्माण होने वाली भावनाओं के कारण हृदय के स्पंदन बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार ऐसा दिखाई दिया है कि मनुष्य आराम करते समय या सोते समय स्पंदन कम हो जाते हैं। छोटे बालकों में हृदय के स्पंदनों की संख्या अधिक होती है। हृदय का स्पंदन होते समय 2 प्रकार की आवाजें आती हैं, जिसमें एक आवाज का वर्णन लब तो दूसरे आवाज का वर्णन डब ऐसा करते हैं। प्रत्येक हृदय प्रत्येक स्पंदन में 75 मिलीलीटर रक्त आगे ढकेलता है। हृदय में परिसंचरण या हृदय के कार्य। हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की ओर रक्त पहुंचाने की और वहां से पुनः रक्त की ओर लाने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त निरंतर प्रवाहित होते रहने के लिए हृदय का एकांतरित रूप से संकुचन एवं शिथिलन का कार्य निरंतर चलता रहता है। हृदय का लगातार एक संकुचन और एक शिथिलन मिलकर हृदय का एक स्पंदन होता है। सामग्री करके देखो, बारीक छिद्र वाली 2 फुट लंबी रबर की नली, घड़ी कीप। रबर की नली की एक सिरे पर कीप जोड़ो। कीप का खुला भाग अपने वक्ष के बाईं ओर रखो। नली का दूसरा सिरा हृदय की आवाज़ सुनने के लिए अपने कान के पास रखो। घड़ी की सहायता से 1 मिनट में होने वाले स्पंदन के हृदय के स्पंदन को नोट करो। विचार करो, नाड़ी का स्पंदन, हृदय के स्पंदन और नाड़ी के स्पंदन, इनके बीच संबंध खोजो। कान के पीछे या पैरों की एड़ियों के ऊपर के भाग में भी स्पंदन महसूस किए जाते हैं। ये स्पंदन किसके कारण होते हैं? उंगली कटने पर क्या, कहीं पर भी जख्म होने पर क्या बहता है? रक्त, ब्लड। रक्त यह लाल रंग का एक प्रवाही पदार्थ है। रक्त यह तरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीकृत रक्त का रंग गहरा लाल होता है और स्वाद नमकीन होता है तथा पीएच मान 7.4 होता है। रक्त 2 प्रमुख घटों से बना है, रक्तद्रव और रक्त कोशिका। रक्तद्रव हल्की पीले रंग का पारदर्शक क्षारीय गुणधर्म वाला द्रव है। इसमें करीब 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्रोटीन, 1 से 2% अकार्बनिक घटक एवं अन्य घटक होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं। अच्छा, इसका देखते हैं। अल्ब्यूमिन पूरे शरीर में पानी विभाजित करने का कार्य करता है। ग्लोब्यूलिन्स संरक्षण का कार्य करते हैं। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अकार्बनिक आयन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये तंत्रिका और पेशी कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी आकार में छोटी वृत्ताकार केंद्र के विहीन कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन इस घटक के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है। रक्त के प्रति घन मिलीलीटर में 50-60 लाख आरबीसी होते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और वे लगभग 100 से 127 दिनों तक जीवित रहती हैं। दूसरा, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत पेशी डब्ल्यूबीसी आकार में बड़ी केंद्रक युक्त रंगहीन कोशिकाएं हैं। रक्त के प्रति घन मिलीलीटर में 5000 से 10,000 श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में 5 प्रकार की हैं: बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। श्वेत रक्तिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है।
कार्य, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में सैनिक का काम करती हैं। शरीर में कहीं पर भी रोग जंतुओं का प्रवेश होने पर श्वेत रक्त कणिकाएं उस पर हमला करती हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से सुरक्षा करती हैं। रक्त पट्टिका, प्लेटलेट्स, ये बहुत ही छोटी और तस्तरी के आकार वाली होती हैं। रक्त के 1 घन मिलीमीटर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख होती हैं। कार्य, ये रक्त जमने की क्रिया में भाग लेती हैं। रक्त के कार्य, गैसों का परिवहन। फेफड़ों में स्थित ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं तक प्रवाहित किया जाता है। उसी प्रकार ऊतकों से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड लाया जाता है। पोषक तत्वों का परिवहन, कोशिकाओं को भोजन पहुंचाना। आहार नाल के भित्ति कोश से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल जिनका पाचन हो चुका है, ऐसे सरल पोषक तत्व रक्त में लिए जाते हैं और वे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। तीसरा, वर्ज्य पदार्थों का परिवहन। यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन आदि नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ ऊतकों से रक्त में इकट्ठा किए जाते हैं। बाद में ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित करने के लिए रक्त द्वारा वृक्कों की ओर ले जाए जाते हैं। शरीर रक्षण, रक्त में प्रतिरक्षी का निर्माण होने से सूक्ष्म जीवों और अन्य हानिकारक कणों से शरीर का संरक्षण करते हैं। प्रकीर्णों तथा संप्रेरकों का परिवहन, प्रकीर्णों तथा संप्रेरकों का उनके श्रवण वाले स्थान से उनकी अभिक्रिया वाले स्थान तक प्रवाहित करने का कार्य रक्त द्वारा होता है। ताप नियमन, वाहिनियों के उचित विस्फारण एवं संकुचन के कारण शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। शरीर में सोडियम, पोटेशियम जैसे लवणों का संतुलन बनाए रखना। चोट लगने से रक्त प्रवाह होने पर वहां रक्त का धक्का बनकर जख्मों बंद करना, यह कार्य प्लेटलेट और रक्त द्रव में स्थित फाइब्रिनोजेन नामक प्रथिन करते हैं। मानवीय रक्त समूह, रक्त के प्रतिजन और प्रतिरक्षी, इन 2 प्रथिनों के आधार पर रक्त के अलग अलग समूह किए गए हैं। मनुष्य में रक्त के ए, बी, AB तथा O ऐसे 4 प्रमुख समूह RH निसस पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ऐसे इन प्रत्येक समूह के 2 प्रकार मिलकर कुल 8 समूह होते हैं। उदाहरण ARH प्लस V पॉजिटिव व ARH नेगेटिव। रक्तदान, कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर जख्मों द्वारा रक्त स्रावित होकर शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। शल्य क्रिया के समय में भी कई बार रोगी को रक्त देना पड़ता है। उसी प्रकार एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर से ग्रस्त रोगियों को बाहर से रक्त की आपूर्ति की जाती है। शरीर में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है। इसे रक्त आधान कहते हैं। रक्त आधान के लिए रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है? रक्त बैंक, रक्त बैंकों में विशिष्ट पद्धति से निरोगी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकालकर रखा जाता है और फिर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। एकत्रित किया हुआ रक्त तुरंत आवश्यकता न हो तो कुछ दिनों तक प्रशीतक में संग्रहित करके रखा जाता है। रक्तदाता, जो व्यक्ति रक्त देता है उसे रक्तदाता कहते हैं। रक्तग्राहक, जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उसे रक्तग्राहक कहते हैं। ओ समूह का रक्त अन्य सभी समूह वाले रक्त को दे दिया जाता है तो AB समूह के रक्त वाले व्यक्ति सभी से रक्त ले जा सकते हैं, इसलिए O रक्त समूह को सार्वभौम दाता कहते हैं। तो AB इस रक्त समूह के सार्वभौम ग्राहक कहते हैं। रक्त समूह आनुवंशिक होते हैं और वे अपने शरीर में माता और पिता से प्राप्त होने वाले जनकों पर आधारित होते हैं। रक्तदान करते समय दाता और ग्राहक के रक्त समूह मेल खाते हों तभी रोगी को रक्त दिया जाता है। रक्तदान में रक्त समूह न जुड़ने पर रोगी के लिए घातक हो सकता है, इससे रोगी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है। आज का रक्तदाता कल का ग्राहक हो सकता है। किसी भी स्वार्थ के बिना किया गया रक्तदान यह जीवन दान है। दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसव काल और शल्य क्रिया, ऐसी परिस्थिति में रोगी को रक्त की आवश्यकता होती है। निरोगी व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान का उपयोग जरूरतमंद रोगियों का जीवन बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए रक्तदान यह सर्वश्रेष्ठ दान है। तुम्हारे परिसर के किसी रक्त बैंक में जाकर रक्तदान के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करो। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, हृदय के संकुचन और शिथिलन की सहायता से धमनियों से रक्त को निरंतर प्रवाहित रखा जाता है। संकुचन के कारण धमनियों की भित्ति पर रक्त का दाब पड़ता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाने हेतु अधिक उच्च रक्तदाब आवश्यक होता है। हृदय की संकुचन के समय उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक दाब कहते हैं
और शीतलन के समय उत्पन्न दाब को अनुशीतलन दाब डायस्टोलिक दाब कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर से लेकर 139/89 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। रक्तदाब मापने के लिए स्फिंगोमैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसे सदैव ध्यान में रखें। प्रतिदिन हमारे शरीर में लगातार नया रक्त बनते रहता है। रक्तदान के लिए एक समय में एक ही व्यक्ति 350 ml रक्त लिया जा सकता है, जो हमारा शरीर 24 घंटों के लिए लिए गए रक्त के प्रवाही भाग की आपूर्ति कर लेता है। जिन स्त्रियों में स्तपात चल रहा हो या जो अभी गर्भावस्था में हो, वे स्त्रियां रक्तदान नहीं कर सकती। रक्तदान करते समय या करने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होती। 18 वर्ष से अधिक आयु वाला निरोगी व्यक्ति वर्ष में 3-4 बार रक्तदान कर सकता है। उच्च रक्तदाब यह मनुष्य के शरीर के साधारण रक्तदाब की अपेक्षा अधिक दाब वाला है। जिस व्यक्ति में उच्च रक्तदाब हो, उसकी धमनियों में अनावश्यक तनाव निर्माण होता है। उच्च रक्तदाब में हृदय को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है। इससे अनुशीतलन दाब और प्रकुंचन दाब दोनों ही बढ़ जाते हैं। प्रकार: सिस्टोलिक दाब, डायस्टोलिक दाब। साधारण रक्तदाब 90 से 119 मिलीमीटर, 60 से 89 मिलीमीटर। पूर्ण उच्च रक्तदाब 120 से 139 और डायस्टोलिक दाब 80 से 89। उच्च रक्तदाब अवस्था 1 140 से 159, 90 से 99 और उच्च रक्तदाब अवस्था 2 160 मिलीमीटर से अधिक और 100 मिलीमीटर से अधिक। ए, बी और ओ इन रक्त समूहों की खोज ईस्वी सन 1900 में डॉक्टर कार्ल लैंडस्टनर ने की थी। इसके लिए उन्हें 1930 साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ए बी रक्त समूह की खोज डी कास्टेलो और स्टर्ली ने 1902 में किया था। क्या तुम जानते हो, रक्त विज्ञान, हीमेटोलॉजी, रक्त बनाने वाले अंग और रक्त में उत्पन्न होने वाले रोग, इनका अध्ययन करने वाली चिकित्सीय विज्ञान की शाखा रक्त के सभी रोगों का निदान एवं उपचार करने, रक्त से संबंधित अनुसंधान भी इसी शाखा में किया जाता है। तुम्हारे नज़दीक के किसी अस्पताल में जाओ, रक्तदाब मापने की यंत्र की सहायता से बीपी कैसे मापा जाता है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करो। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।